Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. As you know, last time we have discussed about the theme, explanation and central idea of the poem The Road Not Taken. So now in this lecture, I will discuss about the poetic devices in the poem The Road Not Taken. So I don't know that you know the meaning of the poetic devices or not, but still I am telling you the meaning. So as you know, there are some devices that are used by the poet to make the poem beautiful, and to make the poem effective, the poet uses some devices like figure of speech, imagery and rhyme scheme. ये कुछ पोइटिक डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि आपने हिंदी में अगर आपने सुना होगा तो अलंकार सुना होगा कि इसमें यह अलंकार है, श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है ना। उसी तरह इंग्लिश में भी फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। ये जो टॉपिक है वो अलंकार वाला ही है। इमेजरी क्या होता है, जैसे कि कुछ हम जब टेक्स्ट पढ़ते हैं, कुछ लाइंस पढ़ते हैं तो हमारी सेंसेस को अफेक्ट करता है। लाइक हमने कोई नेचुरल सीनरी वाला कुछ पैसेज पढ़ा या पोएम पढ़ा तो हमारी आइज़ के आगे वो विजुअलाइज होता है सीन, तो उसी को बोलते हैं इमेजरी। वो लाइंस जो हमारी सेंसेस को, 5 सेंसेस को अफेक्ट करें, उन्हीं को इमेजरी में कैटेगराइज करते हैं। और राइम स्कीम ये तो आप सभी जानते होंगे। जब आप छोटे थे तो आपने पढ़ा था, ये राइमिंग वर्ड को आप अलग करके लिखें। इसमें राइमिंग वर्ड जैसे कैट, मैट, हैट, ये सब राइमिंग वर्ड होते हैं। तो वही एक प्रॉपर पोएम में कौन सा प्रॉपर राइम स्कीम फॉलो किया गया है उसे हम देखते हैं। किसी में नहीं फॉलो किया जाता तो उसे हम बोल देते हैं फ्री वर्ड्स है, और जिसमें राइम पैटर्न फॉलो होता है उसका एक प्रॉपर राइम स्कीम होता है। तो इस लेक्चर में आई विल डिस्कस द सेम टॉपिक, फिगर ऑफ स्पीच, इमेजरी एंड राइम स्कीम इन द पोएम। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द जॉनर ऑफ द पोएम। जॉनर मतलब कि किस टाइप की पोएम है। जैसे कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं एक पोएम के। लाइक एलेजी लिखी जाती है, किसी की डेथ के बाद लिखी जाती है तो उसे एलेजी बोलते हैं। बैलेट लिखी जाती है। बैलेट का क्या मोटिव होता है, वो डांस के साथ उसे यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपने बैलेट सॉन्ग सुने होंगे। और एक लिरिक होता है। लिरिक आपसे आप एक वर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, वो है लिरिकल, कि ये बहुत लिरिकल है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसा कौन सा पोएम है जिसे लिरिकल हो, मतलब जिसे हम गा सकें, जिसे हम म्यूज़िक के साथ प्ले कर सकें, तो वही पोएम कहलाती है लिरिकल। तो यहाँ पे अब आप जानते हैं, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था दैट दिस इज अ पोएम ऑफ 4 स्टैंजा ऑफ 5 लाइन्स ईच। तो इस पोएम में 4 स्टैंजा है, हर स्टैंजा में 5 लाइन्स है, एंड यू हैव टू नो the motive behind a lyric. So a lyric present the feeling and emotions of the poet rather than telling a story or presenting a witty observation. It means that a lyric tells about the personal feeling of the poet rather than about the telling about the objective person. Like किसी और के बारे में बताने के बजाय ये पोएट के खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को बताती है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस। सो एज यू कैन सी देयर आर सो मेनी पोएटिक डिवाइसेस, इमेजरी, मेटाफोर एंड ऑल्सो एलिट्रेशन, हाइपरबोली। देयर आर सो मेनी पोएटिक डिवाइसेस। यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस में मैंने आपको बताया था कि फिगर ऑफ स्पीच आएंगे जो अलंकार होते हैं, और राइम स्कीम आएगा, और इमेजरी आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज इमेजरी मीन। सो इमेजरी मीन्स टू यूज फिगरेटिव लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, एक्शन एंड आइडियाज in such a way that it appeals to our senses. So first of all you have to know the word senses. So as you know there are 5 senses. So वो लाइंस पोएम की जो हमारी 5 सेंसेस में किसी एक सेंसेस को अपील करें तो वो कहलाती है इमेजरी। जैसे कि अगर कोई लाइन पढ़ के हमारी आँखों के आगे वो सीन विजुअलाइज हो तो वो आइज से रिलेटेड इमेजरी कहलाएगी, आइज से रिलेटेड इमेजरी को अफेक्ट करेगी। अगर कोई ऐसी लाइन है
जिसमें साउंड की बात हो और उस साउंड को पढ़ के हमारे को ये फील हो कि हाँ ये साउंड ऐसा होता है, तो वो ऑडिटोरी इमेज की बात करेगा। तो इसी तरह बहुत सारी इमेजेस होती हैं। सो इन दिस पोएम एक्चुअली द राइटर हैड यूज द विजुअल इमेजरी, जो हमारी आइज़ को अपील करता है, जो हमारे विज़न को अपील करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विजुअल इमेजरी। ओके, सो आई होप दैट द मीनिंग ऑफ इमेजरी इज क्लियर। क्या होता है इमेजरी का मीनिंग, कि वो फिगरेटिव लैंग्वेज जो किसी ऑब्जेक्ट, एक्शन और आइडियाज़ को इस तरह प्रेजेंट करती है कि वो हमारे सेंसेस को अपील करें। जैसे कि ये पोएम जब हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में इमेज क्रिएट होती है, एक फॉरेस्ट की इमेज क्रिएट होती है। फॉरेस्ट में जो मेन रोड है वो 2 रोड्स में डाइवर्ज होती है, तो उसकी इमेज क्रिएट होती है। जब राइटर बात करता है ट्रॉडन लीव्स की, कि कोई भी लीव्स को क्रश नहीं किया गया है, कोई भी लीव्स में किसी का स्टेप नहीं पड़ा है, तो वो हमारी आंखों के आगे एक इमेज क्लियर होती है कि ऑटम में जब बहुत सारी लीव्स इकट्ठी हो जाती तो कैसे लगती हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि वो लाइन पढ़ के जब ऐसी लाइन्स हम पढ़ें जब हमारी आइज़ वाली सेंसेस को, विजुअल सेंसेस को अपील करें, तो वो क्या कहलाती है, विजुअल इमेजरी। एज देयर आर 2 बेसिक लाइन्स इन दिस पोएम, 2 रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। तो जब हम ये लाइन पढ़ते तो हमारी आंखों के आगे 2 रोड्स की इमेज आती है और ये येलो वुड की, कि ऐसा वुड जो ऑटम के सीजन का हो, उसकी इमेज क्लियर आती है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। तो यहाँ पे भी एक लाइन आई थी कि कोई भी लीव्स में किसी के पैरों का सिंबल नहीं था, किसी के पैरों का साइन नहीं था, चलने का साइन नहीं था, तो वहाँ पे भी हमारी आंखों के सामने इमेज क्लियर होती है। सो आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। सो नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस जो 2 डिसिमिलर चीज़ों को कंपेयर करती है विदाउट यूजिंग द वर्ड एज, सो, लाइक। एज, सो, लाइक इन 3 वर्ड्स को यूज़ किए बिना जब एक डिवाइस 2 डिसिमिलर चीज़ें, डिसिमिलर मतलब जिसके बीच कोई सिमिलैरिटी ना हो, उन्हें कंपेयर करे, तो वो कहलाता है मेटाफोर। फॉर एग्जाम्पल इस पोएम में बहुत सारी ऐसी लाइन्स थी जब हमें समझ में आया कि कंपेयर किया है राइटर ने, और मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के वक्त बताया भी था। सो इसमें जो मेन रोड है वो हमारी क्या बताती है, जर्नी ऑफ आवर लाइफ, कि हमारी लाइफ की जो जर्नी है वो इस मेन रोड की तरह है। एंड फोक पार्ट इन द वुड, फोक मतलब क्या होता है, जो डिवाइड हो जाता है, जो सेपरेट हो जाता है 2 पार्ट में। तो यहाँ वुड मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जो 2 रास्ते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शंस इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में जो 2 चॉइसेस आती है उसको। और येलो वुड्स क्या होता है, येलो वुड्स एक तो ऑटम को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा कहीं ना कहीं एक पर्सन की लाइफ में जब हार्ड टाइम आता है उसे भी रिप्रेजेंट करता है। ऑटम मतलब ऐसा सीज़न जो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है हमारी पोइट्रिक फील्ड में, लेकिन हम उसे अगर पॉजिटिव वे में देखें तो उसका भी एक मीनिंग है। तो बेसिकली ऑटम को हम किससे रिलेट करते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से, बैड टाइम से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन 3 लाइन्स का कैसे कोरिलेशन किया गया है। सो आई एम टेलिंग यू वन मोर पॉइंट दैट दिस होल पोएम इज़ मेटाफोरिकल एंड सिम्बॉलिक पोएम। मेटाफोरिकल क्यों है, मेटाफोर मतलब ये पूरी पोएम कहीं ना कहीं कंपेयर की गई है इंडिविजुअल मैन की लाइफ से, उसकी चॉइस मेकिंग से, उसकी डिसीजन मेकिंग से। और सिंबॉलिक भी इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी लाइन्स है, जैसे कि येलो वुड्स है, ये भी सिंबल है, जो मैन है जो फॉरेस्ट में जा रहा है वो भी सिंबल है एक पर्सन की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का। और ये पोएम एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन डिसीजन मेकिंग की भी हमारे सामने प्रेजेंट करती है, और एक बहुत ही सिंपल इमेज से। क्या थी इमेज, इमेज ऑफ ए पर्सन हु इज़ ट्रबलिंग एंड ही फेस्ड अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ऑफ मेकिंग अ चॉइस ऑफ आउट ऑफ 2 रोड्स। तो यहाँ पे हम पोएम में क्या देखते हैं कि एक पर्सन है जो जा रहा है और फॉरेस्ट में उसे 2 रोड्स में एक रूट चूज़ करनी है। बहुत एक सिंपल सी इमेज है, और इसमें से हमने एक क्या मैसेज देखा, एक बहुत ही बिग मैसेज देखा कि हमारी चॉइस मेकिंग की बात हो रही है। सो आई होप दैट दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ वोवेल साउंड, A, E, I, O, U।
सॉरी आई मैंने 2 बार रिपीटेड लिख दिया आई। तो ए ई आई ओ यू ये वॉवेल साउंड होते हैं। तो इन्हें जब पास के शब्दों में, पास के वर्ड्स में, सक्सेसिव वर्ड्स में रिपीट किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं एसोनेंस। फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ओ जो हमारा वॉवेल साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। So in this lines E sound is repeated. So I am sure that this point is also clear to you. Next point is personification. Personification क्या figure of speech है? ये एक ऐसा figure of speech है in which an inanimate object, inanimate object मतलब non living thing को represent किया जाता है या present किया जाता है as if they are human being. तो ऐसा figure of speech, ऐसी lines जिसमें हम ये देखते हैं कि नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग पर्सन दिखाया गया है तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक लाइन पढ़ी, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। यहाँ पे इट किसके लिए आया था, रोड के लिए, ग्रासी था, ग्रास थी उसमें, एंड वॉन्टेड ईयर। तो यहाँ पे राइटर ने क्यों चूज़ किया था उस रोड को, क्योंकि वो ग्रासी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चाहती है कि उस पर लोग ट्रैवल करें। तो यहाँ पे रोड के लिए वॉन्टेड वर्ड आया है, जबकि वांट पर्सन के लिए आता है। तो यहाँ पे रोड को ह्यूमन की तरह प्रेजेंट किया गया है। ओके, सो आई होप दैट दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, एलिट्रेशन। तो आप एलिट्रेशन और एसोनेंस को कंपेयर करके देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एसोनेंस में पढ़ा था रेपिटेशन ऑफ वॉवेल साउंड इन नेबरिंग वर्ड्स, और यहाँ पे क्या है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन नेबरिंग वर्ड्स। तो ए ई आई ओ यू के अलावा अगर कोई लेटर जो बार बार रिपीट हो रहा है सक्सेसिव वर्ड्स में तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। जैसे वांटेड वियर, तो यहाँ पे डब्लू रिपीट हो रहा है। सेकंड में दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, द। तो यहाँ पे द जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है। सो आई होप दैट दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज रेपिटिशन। रेपिटिशन क्या होता है, ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम देखते हैं कि पोएम्स की लाइंस के बीच में ही एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। एक और फिगर ऑफ स्पीच है, उसका नाम है एनाफोरा, उसमें मैं कंपेयर करके बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिए कि रेपिटिशन क्या होता है, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें लाइंस में ही कुछ वर्ड्स हैं बार बार रिपीट होते हैं लेकिन लाइंस के बीच में, जैसे एजेस एंड एजेस। तो देखिए एजेस एंड एजेस 2 बार रिपीट हुआ है। 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, तो ये लाइन भी 2 बार रिपीट हुई थी। आई होप दैट यू नो दैट देयर वॉज द लाइन दैट 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। फर्स्ट स्टैंजा में ये लाइन आई थी और लास्ट के स्टैंजा में येलो वर्ड रिमूव हो गया था। तो यहाँ पे ये 2 लाइन हैं जो 2 वर्ड्स हैं जो रिपीट हुए हैं, 2 सेंटेंस हैं जो रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट इज सिमिली, अ डिवाइस यूज टू कंपेयर डिसिमिलर थिंग्स यूजिंग द वर्ड एज, सो एंड लाइक। तो ऐसी डिवाइस जिसमें डिसिमिलर थिंग्स मतलब जिनमें कोई सिमिलैरिटी ना हो, उनमें एज, सो, लाइक इन 3 वर्ड्स का यूज़ करके जब हम कंपेयर करते हैं तो उसे सिमिली बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक लाइन आई है, एज जस्ट एज फेयर। तो यहाँ पे भी मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। इसके लिए हम एक डिटेल में वीडियो आपको देंगे फिगर ऑफ स्पीच पे, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो नाउ द टॉपिक अबाउट विच आई वॉज टॉकिंग अर्लियर, दिस इज क्लियर टू यू। ओके, सो नाउ एनाफोरा, इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। A rhetorical device in which a word or expression is repeated at the beginning of a number of sentences, clauses or phrases। तो हमने repetition में जब बात करी थी तो repetition में मैंने आपको बताया था कि एक और डिवाइस है, एक और figure of speech है जिसमें repetition होता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि डिफरेंस क्या है। इसमें जो repetition होगा वो कब होगा, at the beginning of sentences, clauses and phrases। सेंटेंस के बिगनिंग में जब रेपिटेशन हो तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एनाफोरा। और जब रेपिटेशन सेंटेंस के मिड में हो, बीच में हो, पोएम की लाइन के बीच में हो रेपिटेशन बार बार, तो उसे हम बोलते हैं रेपिटेशन। जैसे कि
and sorry I couldn't travel both, and B, only one traveler, long I stood and looked down once as far as I could। तो जैसे कि आप इस लाइन में देख सकते हैं एंड वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? एनाफोरा। सो आई होप दैट द फिगर ऑफ स्पीच एंड इमेजरी इन दिस पोएम इज क्लियर टू यू। इफ देयर इज एनी कन्फ्यूजन प्लीज कमेंट and ask me that what was the confusion. So now the last topic is rhyme scheme. Rhyme scheme क्या होता है? Repetition of end sound in words। जैसे कि मैंने आपको बताया था hat, mat, cat, इस तरह के वर्ड्स हमने पढ़े थे, तो वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो इसी तरह पोएम में भी एक प्रॉपर राइम स्कीम को फॉलो किया गया है, तो हम उसे देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द पोएम फॉर यू। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So as you can see in this stanza, I have colored the last words. Like you can see, wood, stood, could. ये 3 words rhyme कर रहे हैं, तो मैंने इनके आगे क्या लिखा है? ए। तो यहाँ पे क्योंकि वुड, स्टूड और कुड एक ही वर्ड को, एक ही राइम स्कीम को फॉलो कर रहे हैं, एक ही राइमिंग वर्ड है, एक ही तरह के, तो हमने ए लिखा है यहाँ पे। अब सेकेंड वर्ड क्या है? बोथ अंडर ग्रोथ, तो ये भी राइमिंग वर्ड्स है, तो मैंने इसके आगे बी लिखा है। ओके, सो व्हाट इज द राइम स्कीम? ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। इसी तरह इसमें भी फॉलो हो रहा है, जैसे फेयर, वेयर, देयर, तो इसके आगे भी ए लिखा है, ए, क्योंकि इस स्टैंजा में भी हम ए से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहली लाइन में जो वर्ड है वही थर्ड और फोर्थ में भी लास्ट वर्ड राइम स्कीम को फॉलो कर रहा है। और सेकेंड में देखिए क्लेम और सेम, तो जो क्लेम जो सेकेंड लाइन में जो है राइमिंग वर्ड, उसी तरह का लास्ट लाइन में भी है, तो ए बी, ए बी। इसी तरह लास्ट की 2 स्टैंजास जो हैं उसमें भी है। फॉर एग्जाम्पल ले, डे, वे, तो इसे हम ए लिख देंगे। ब्लैक बैग, तो क्या हो जाएगा ये? बी, तो इसमें भी ए बी, ए बी। इन द लास्ट स्टैंजा साई, आई, बाय, तो ये क्या है? साई, आई, बाय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट इज हैंस, डिफरेंस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी। सो व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम? ए बी, ए बी। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस राइम स्कीम। If there is any confusion, please tell me in the comment box so that I can remove the query, I can remove the confusion, and if you are having any suggestion, so please tell me. आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। Okay, so I hope that you have taken the screenshot, and with this point this video is finished. So thank you for watching, and please leave comments and like and subscribe this channel, and please share with your friends. Thank you guys.